हेलो एवरीवन। चलो बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं। सेक्शन 142 बेटा आओ। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 141 डिस्कस किया था ना, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी और डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर की बात करी थी। अब बेटा कुछ छोटे छोटे सेक्शंस आज करेंगे। सेक्शन 142 है रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स का। क्या कहता है? द रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग। तो याद रखना, जिस मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है उसी जनरल मीटिंग में बेटा उसकी रेमुनरेशन भी तय करी जाएगी, और इन सच मैनर एज में बी डिसाइडेड इन द एजीएम। ठीक है बेटा, फिर देखो वो क्या कहता है। इन केस द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। अगर आपको याद हो तो बेटा कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है उसे कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। हाँ, अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाता तो बेटा कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। तो उसने कहा इन केस द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड द रेमुनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड। बेटा एक जनरल रूल पता है क्या होता है? जनरल रूल ये होता है कि जो ऑडिटर को अपॉइंट करता है ना बेटा, उसका रेमुनरेशन वही तय करता है। तो अगर तो मेंबर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो मेंबर्स उसका रेमुनरेशन डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग में। लेकिन अगर ऑडिटर को बोर्ड ने अपॉइंट किया है, जैसा कि फर्स्ट ऑडिटर के केस में होता है, तो उस केस में रेमुनरेशन उसका बोर्ड तय करेगा। अच्छा, अब सुनो उसने क्या कहा। The remuneration shall, in addition to the fees payable to an auditor, include expenses, if any, incurred by the auditor in connection with the audit of the company. पता है उन्होंने क्या कहा? ऑडिटर के रेमुनरेशन में किस किस चीज को इंक्लूड किया गया है? सुनो बेटा, वो क्या कह रहा है सेक्शन 142 में? वो सेक्शन 142 में कह रहा है ऑडिटर के रेमुनरेशन में, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर में क्या क्या आएगा बेटा? एक तो बेटा जो उसको फीस दी जा रही है वो तो आएगी आएगी, प्लस प्लस हो सकता है उसने ऑडिट के रिलेशन में, उसने ऑडिट के रिलेशन में कोई खर्चा इंकर किया हो और उस खर्चे का कंपनी की तरफ से उसको क्या मिल रहा है? रीइंबर्समेंट। तो एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिलेशन टू ऑडिट, जिसका उसे कंपनी से क्या मिल रहा है? रीइंबर्समेंट। प्लस बेटा प्लस कोई फैसिलिटी जो कंपनी ने प्रोवाइड करी है बेटा ऑडिटर को। जैसे बेटा सैलरी चैप्टर हमने पढ़ा है ना टैक्स में, उसमें परक्विजिट्स होते थे बेटा। तो इमेजिन करो, इमेजिन करो कंपनी ने ऑडिटर को स्टे इन होटल प्रोवाइड किया, कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करी, फूडिंग प्रोवाइड करा, तो बेटा ये सब भी ऑडिटर की रेमुनरेशन का ही हिस्सा माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह की फैसिलिटी है जो कंपनी ने ऑडिटर को बच्चे प्रोवाइड करी है। फिर देखो एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द ऑडिटर, तो ये मैंने अभी बताया। हाउएवर रेमुनरेशन शैल नॉट इंक्लूड any remuneration paid to the auditor for any other service rendered by him at the request of the company। तो बेटा याद रखना, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर में ना क्या चीज नहीं आएगी? रेमुनरेशन में क्या चीज नहीं आएगी? रेमुनरेशन फॉर एनी अदर सर्विस, रेमुनरेशन फॉर एनी अदर सर्विस rendered rendered by auditor to company। जैसे बेटा हो सकता है, सुनो, हो सकता है कि जो ऑडिटर था ना वो एक सर्टिफाइड वैल्यूअर भी है,
ऑडिटर सीए होने के साथ साथ बेटा एक सर्टिफाइड वैल्यूअर भी है। तो कंपनी ने उसको क्या कहा कि तुम एक काम करो, अब तुम आए हो तो एक काम करो, हमारी बिल्डिंग का, हमारी प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन कंडक्ट करके दे दो हमें। ठीक है, इसके लिए ऑडिटर ने कंपनी से चार्ज करे 5000। याद रखना ये 5000 बेटा ऑडिटर की रेमुनरेशन मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो सर्विस उसने कंपनी को दी थी ये इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑडिटर नहीं दी थी, ये सर्विसेज उसने कंपनी को इन द कैपेसिटी ऑफ अ वैल्यूअर दी है। तो ये रेमुनरेशन ऑडिटर की रेमुनरेशन का हिस्सा नहीं बनेगी बेटा। चलो सेक्शन 143 बेटा, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। पढ़ो जरा बेटा, दो चीजें पढ़ेंगे इसमें, राइट और ड्यूटीज। देखो बेटा, दो राइट्स हैं ऑडिटर के, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स और राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन। आओ एक रीडिंग मारते हैं बेटा, सिंपल बातें हैं। द ऑडिटर शैल हैव एक्सेस at all times to the books of accounts and vouchers of the company. His right extends to all books, whether kept at registered office of the company or at any other place. The auditor shall also have access to the records of all subsidiary and associate company so far as access is required for the purpose of consolidation of financial statements of the company. चलो बेटा थोड़ा थोड़ा आपको ना शॉर्ट में लिखवा के बताता हूं बेटा। right of access to books of accounts and vouchers। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये क्या कहता है कि ऑडिटर के पास फुल एक्सेस होगा कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, मतलब वो जब मर्जी चाहे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, और कंपनी के वाउचर्स पे उसका पूरा एक्सेस होगा। अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी गई हैं या किसी और प्लेस पे रखी गई हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे। याद रखना उसके पास पूरा एक्सेस सब्सिडरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी होगा, उसका पूरा एक्सेस एसोसिएट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी होगा। ठीक है, अगर सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी की जरूरत है उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, सीएफएस को बनाने के लिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आपको किसकी बुक्स चाहिए बेटा? सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज की बुक्स चाहिए। तो मेरा एक्सेस सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी की बुक्स पे होना चाहिए। ठीक है, और क्या है देखो, the right to require information. The auditor shall be entitled to require from the office of the company such information and explanation as he may consider necessary for the performance of his duties as an auditor. तो बेटा दूसरा राइट ऑडिटर का क्या आता है? राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो बेटा ये वाला पॉइंट पता क्या कहता है? अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए अगर ऑडिटर को कोई इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफिसर से ऑब्टेन कर सकता है जब मर्जी। ये बताओ ऑडिटर का बेटा क्या है राइट? तो दो राइट हैं सिंपल सिंपल से, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी और राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है बेटा, ये तो हो गए राइट्स। अब बात कर लेते हैं बेटा ड्यूटीज की। देखो एक रीडिंग मारेंगे बेटा। अब देखो ड्यूटीज क्या क्या है।
whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured and whether terms on which they are made are prejudicial to the interest of the company or its members। तो बेटा एक बात सुनो, ऑडिटर की ड्यूटी पता है क्या है? ऑडिटर की ड्यूटी है टू मेक इंक्वायरीज। ठीक है, पूछताछ कर सकता है। किस चीज की पूछताछ बेटा? कि जो लोन्स और एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं, क्या लोन्स और एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, और जिन शर्तों पे वो लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं वो शर्तें कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के हित में है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन शर्तों पे वो लोन्स और एडवांसेस दिए गए हैं वो कंपनी के या कंपनी के मेंबर्स के हित में ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने किसी पर्सन को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। इंटरेस्ट फ्री लोन इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स। ये देखना किसका काम है बेटा? ऑडिटर का। सेकंड, whether transactions of the companies which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। तो याद रखना, जो कंपनी की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी, जैसे सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं, वो कंपनी के हित में होनी चाहिए, कंपनी के हित के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। सी पॉइंट, in case of any company other than investment or banking company, whether so much of the assets of the company as consist of shares, debentures and other securities have been sold at a price less than that at which they were purchased। तो एक बात सुनो, ये ना ऑडिटर का बेटा देखना काम है कि कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं या कंपनी ने अपने जो डिबेंचर्स हैं या कंपनी ने अपनी जो सिक्योरिटीज हैं वो कहीं घाटे पे तो नहीं बेची हैं बेटा, नुकसान पे तो नहीं बेची हैं। हां हां, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है तो उन दो कंपनीज के केस में यह चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी का तो काम ही यही है ना, शेयर्स और डिबेंचर्स की मार्केट में सेल करना। पहले परचेज करती हैं, मार्केट में सेल कर देती हैं। कुछ पे नुकसान होगा बेटा, कुछ पे प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनीज के केस में आपको देखने की जरूरत नहीं है। बाकी कंपनीज के केस में आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने अपनी कोई सिक्योरिटीज घाटे पे तो नहीं बेची हैं। अच्छा, whether loans and advances made by the company have been shown as deposits, whether personal expenses have been charged to revenue। याद रखना पर्सनल एक्सपेंसेस बेटा ड्राइंग्स पीएल में नहीं जाती है ना, पीएल में नहीं शो कर सकते आप। whether it is stated in the books of accounts of the company that any shares have been allotted for cash and whether cash has been actually received in respect of such allotment। अच्छा सुनो, अगर कंपनी ने कोई शेयर्स फॉर कैश इश्यू करे हैं तो यह देखना ऑडिटर का काम है कि क्या कंपनी को एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ भी है या नहीं, और अगर कैश नहीं रिसीव हुआ है तो दैट पोजीशन मस्ट बी स्टेटेड इन द अकाउंट्स बुक्स एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। तो ये बात बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्पेसिफाइड होनी चाहिए। अच्छा, अगला फंक्शन क्या है, अगली ड्यूटी क्या है बेटा ऑडिटर की? ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट। द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मुझे एक बात बताओ बेटा, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा वो भी बेटा किसको सबमिट करी जाएगी? मेंबर्स को। ठीक है, फिर उसने कहा in his audit report, auditor shall report on accounts examined by him and financial statements which are required to be laid in general meeting। The auditor shall state whether financial statements examined by him give a true and fair view of state of company's affairs at the end of financial year, मतलब balance sheet, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर मतलब इनकम स्टेटमेंट, और कैश फ्लोस फॉर द ईयर मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली ऑडिटर को बेटा एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट के केस में ऑफ स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट के केस में प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में कैश फ्लोस फॉर द ईयर।
Auditor shall state in his report such other matters as may be prescribed. Auditor shall prepare his report after taking into account the provisions of this act, accounting standards and auditing standards. तो accounting standards तो बेटा आजकल आप पढ़ रहे हो, auditing standards आप पढ़ोगे ग्रुप 2 में बेटे. अच्छा, फिर कुछ और रिपोर्टिंग है बेटा. देखो ये सब ना वैसे आपने ऑडिटिंग में बेटा बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप ये चीजें. कुछ और रिपोर्टिंग है, देखो क्या. वेदर ही हैज sought and obtained all the information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of audit. तो याद रखना बेटा आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. क्या जो इंफॉर्मेशन, जो एक्सप्लेनेशंस अपने कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए आपको चाहिए थी, क्या वो सारी इंफॉर्मेशंस और एक्सप्लेनेशंस आपने ऑब्टेन करी हैं या नहीं. अगर नहीं करी हैं तो उनकी डिटेल्स बताओ और उनका इफेक्ट बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. अच्छा, और आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है. वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी so far as appears from his examination of those books, and proper returns adequate for the purposes of his audit have been received from branches not visited by them. तो बेटा आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि कंपनी ने क्या एज पर लॉ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी थी, क्या वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने मेंटेन करी हैं या नहीं. अच्छा बेटा, फिर ना कई बार क्या होता है, जैसे कंपनीज की ना ब्रांचेस होती हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेशंस पे. हर ब्रांच को जाके विजिट करना बेटा प्रैक्टिकली ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. ठीक है, तो बेटा वो क्या करता है, वो ब्रांचेस से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप हेड ऑफिस पे ही भिजवा दीजिए. मतलब मेरे लिए ब्रांच को विजिट करना पॉसिबल नहीं होगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पर भिजवा दीजिए, आप हेड ऑफिस पे ही भिजवा दीजिए. तो आपको यह रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या ब्रांच अकाउंट से सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रिसीव हो गई थी या नहीं, और खास तौर पे उन ब्रांचेस से जो आपने विजिट नहीं करी है. Whether report on accounts of any branch office of the company audited by a person other than company's auditor has been sent to him and the manner in which he has dealt with in preparing his report. सुनो सुनो, अब बेटा इमेजिन करो मैं कंपनी का ऑडिटर हूं. मैं आपको बताता हूं बेटा, सुनो. ये देखो, अज्यूम करो मैं हूं कंपनी ऑडिटर, यानी सिंपल वर्ड्स में आप कह लो हेड ऑफिस का ऑडिटर हूं बेटा मैं. ठीक है. अच्छा, एक है बेटा ब्रांच ऑडिटर. मतलब ब्रांच ने ना बेटा अपना एक अलग ऑडिटर क्या कर रखा है, अपॉइंट. तो बेटा ब्रांच ऑडिटर पता है क्या करता है. ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, वो अपनी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट भेजेगा कंपनी ऑडिटर को, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेजेगा, और कंपनी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय उसमें ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को भी इंक्लूड करेगा. बात समझ आई मैंने क्या कहा. ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, वो अपनी रिपोर्ट भेजेगा कंपनी ऑडिटर को, और कंपनी ऑडिटर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बेटा क्या करेगा, इंक्लूड करेगा. अब यहां पर भी ना बेटा कुछ ऐसा ही है. देखो, whether report on accounts of branch office of the company audited by a person other than the company auditor has been sent to him. तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या ब्रांच ऑडिटर ने अपनी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेजी है या नहीं, और अगर भेजी है तो आपने उसको कैसे शो करा है अपनी रिपोर्ट में. ठीक है. अच्छा, अगला, whether company's balance sheet and PL dealt within the report are in agreement with books of accounts and returns. तो याद रखना जो बैलेंस शीट और पीएल आपने बनाई है that should be in agreement with your books of accounts.
वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं। द ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट करते समय आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी हो, उस चीज का कंपनी के ऊपर एक बेटा एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आपका क्या कहना है उस ऑब्जर्वेशन के बारे में, वो आपको बताना पड़ेगा। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। अच्छा, एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर टू। याद है हमने किया हुआ है क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, तो वो आपको बताना पड़ेगा। फिर वेदर कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन प्लेस एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स। ये भी वैसे मैंने आपको बताया हुआ है ना बेटा। हर कंपनी के ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, हर कंपनी का बेटा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे सीसीटीवीज, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये सब बेटा आपका क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और बेटा पता है कहा क्या जाता है, जिस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा ना बेटा, उस कंपनी में गलती होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं, और दूसरी बात, क्या वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं। अच्छा, बाकी बेटा वो क्या कह रहा है इसमें, फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1st April 15, रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर शैल स्टेट about the existence of internal financial controls with reference to financial statements and operative effectiveness of such controls. However, for the financial year commencing on or after 1st April 14 and ending on or before 31st March 15, the auditor may voluntarily include such statement in the audit report. बेटा पता है क्या, 1 अप्रैल 2015 से ना बेटा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में रिपोर्ट करना बेटा मैंडेटरी हो गया है। 1 अप्रैल 15 से पहले बेटा ये वॉलंटरी होता था, मतलब अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में तो आप कर सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 15 से बेटा रिपोर्टिंग जरूरी हो गई है, मतलब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ ओपीसी और स्मॉल कंपनी, मतलब ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में ये अप्लाई नहीं करेगा, या वो प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड which has aggregate borrowings from bank or financial institutions or body corporate less than 25 करोड़। तो याद रखना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रिपोर्टिंग ओपीसी के केस में नहीं होगी, स्मॉल कंपनी के केस में नहीं होगी, उस प्राइवेट कंपनी के केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और जिसकी बोरोविंग्स 25 करोड़ से कम है, ठीक है। बाकी बेटा अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, और क्या क्या आएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में, auditor shall include in his reports his view and comments on the following matters: whether company has disclosed the impact of any pending litigations on financial position in financial statements। तो हो सकता है, सुनो, हो सकता है बेटा कंपनी के ऊपर किसी कस्टमर ने या किसी सप्लायर ने बेटा केस किया हो, बहुत बड़ा केस किया हो, लेकिन उस केस का नतीजा अभी तक नहीं आया है बेटा, यानी वो लिटिगेशन कोर्ट में अभी क्या है, पेंडिंग, पक्का। तो बेटा एक बात सुनो, अब ऐसे केस में ना ऑडिटर कंपनी से पूछता है कि एक बार बताओ आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये केस आप जीतोगे या हारोगे, ठीक है। अगर तो आपको यह लगता है कि यह केस आप हारोगे तो उसका इंपैक्ट
आपको बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना प्रूडेंस प्रिंसिपल, लॉसेस आर टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन अर्ली बेसिस। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी को लगता है कि वो केस जीतेगी तो क्या इनकम को बुक करना चाहिए बेटा? नहीं, इनकम्स आर नेवर बुक्ड ऑन एन अर्ली बेसिस। याद करो, करा हुआ है। Whether company has made provision as required under any law or accounting standard for material foreseeable losses if any on long term contracts including derivative contracts। तो हो सकता है बेटा कंपनी को फ्यूचर में कोई मेटीरियल लॉसेस होने हो, तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है उन लॉसेस का आपको ऑन एन अर्ली बेसिस क्या बना लेना है बेटा? प्रोविजन। तो क्या कंपनी ने प्रोविजन बनाया है या नहीं? वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट्स टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। याद है कुछ? अगर कोई डिविडेंड 30 डेज के अंदर अंदर पे नहीं हुआ, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, देन इट हैज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है। फिर whether company has provided requisite disclosures in its financial statements as to holdings as well as dealings in specified bank's note during the period from 8th November 16 to 30th December 16, and if so whether these are in accordance with books of account maintained by the company। ठीक है। Where any of the matters required to be included in auditor's report is answered in the negative और विद अ क्वालिफिकेशन। मतलब जितनी भी बातें आपने रिपोर्ट में मेंशन करी, अगर उनमें से किसी भी बात का जवाब बेटा नेगेटिव में है, तो याद रखना उस केस में आपको उसके रीजंस भी लिखने पड़ेंगे। जैसे आपने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा विद इन द टाइम पीरियड जमा नहीं करवाया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने क्यों टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो पैसा जमा नहीं करवाया। अगर हां करवा दिया है फिर तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं ना। चलो अब आता है सेक्शन 143 5 6 7 स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट कंपनी। ये सब आपके ना बेटा वैसे ऑडिटिंग में कवर्ड है। देखो, डायरेक्शंस बाय सी एंड एजी टू द ऑर्डर, मैं ना आपको ये पूरा समझा देता हूं बेटा, पहले पढ़ लेते हैं फिर पूरा समझा दूंगा आपको। In the case of a government company or any company owned or controlled by central or state or partly by central or state, C&AG shall direct the auditor the manner in which accounts of the government company are required to be audited. Auditor shall submit a copy of his audit report to C&AG. The audit report shall, among other things, include directions, if any, issued by C&AG, action taken, impact on accounts and financial statements of the company। चलो बेटा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, मेरे साथ साथ ना लिखना जरा बेटा। गवर्नमेंट कंपनी के केस में देखो बेटा, बेटा गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है, ये है आपकी C&AG और ये है बेटा गवर्नमेंट कंपनी। बेटा बेसिकली पता है होता क्या है, सुनो, जो मेरी बात सुनना, आपको अच्छी तरह पता है गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है, गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है बेटा उसे कौन अपॉइंट करता है? उसे C&AG अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? C&AG। और याद रखना C&AG इस ऑडिटर को क्या देता है बेटा? डायरेक्शंस, किस तरीके से ऑडिट कंडक्ट करा जाएगा वो कौन बताएगा बेटा ऑडिटर को? वो C&AG बताएगा। तो याद रखना C&AG ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, उसे डायरेक्ट करेगा कि किस तरीके का काम उसे चाहिए। अच्छा, फिर ये ऑडिटर बेटा C&AG को क्या देगा? अपनी रिपोर्ट देगा। ऑब्वियस सी बात है ना, उस ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया? C&AG ने। तो ऑडिटर रिपोर्ट भी किसको देगा? C&AG को। वो इस रिपोर्ट में तीन बातें लिखेगा बेटा, साफ साफ। कौन कौन सी तीन बातें? मुझे कौन कौन सी डायरेक्शंस C&AG ने दी थी, मैंने उन डायरेक्शंस पे क्या क्या एक्शंस लिए और उन एक्शंस का इंपैक्ट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या पड़ा, ये रिपोर्ट में बेटा क्लियरली क्या करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, कॉपी करो पहले इतना। तो बेटा याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, C&AG। इसके अलावा ऑडिट कैसे करना है, ये डायरेक्शंस भी ऑडिटर को कौन देगा, C&AG। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, C&AG को। तीन बातें मेंशन करेगा, क्या डायरेक्शन C&AG ने दी हैं, उस पे क्या एक्शंस हमने लिए हैं, और उन एक्शंस का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या पड़ा है। ठीक है, फिर देखो, C&AG shall within 60 days from the date of receipt of audit report have the following rights। अब सुनना, मेरी बात सुनना बेटा, तो छोटी छोटी बातें हैं, सुनो सुनो। अब बेटा, ऑडिट रिपोर्ट रिसीव होने के 60 दिनों के अंदर अंदर C&AG बेटा करवा सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या होता है ये मैं आपको एक बार बताता हूं, मेरी बात सुनो। अब बेटा हुआ क्या, ऑडिटर ने बेटा अपनी ऑडिट रिपोर्ट C&AG को सबमिट करी। C&AG इस ऑडिट रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो ऑडिटर के करे हुए काम से सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। तो बेटा वो दोबारा से बेटा करवा सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री मतलब बेटा एडिशनल ऑडिट। वो कह सकता है कि मैं इस ऑडिटर के करे हुए काम से खुश नहीं हूं, मुझे बेटा इसका ऑडिट दोबारा से करवाना है किसी और ऑडिटर से। तो वो क्या करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, C&AG may order conduct of supplementary audit. Supplementary audit shall be conducted by such person as C&AG may authorize. C&AG may authorize such person to obtain such information as is required for conduct of supplementary audit. अच्छा, और क्या राइट है उसका, सप्लीमेंट और कमेंट। C&AG में कमेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, C&AG में सप्लीमेंट द ऑडिट रिपोर्ट। सिंपल वर्ड्स में बेटा आपको बताता हूं, हम बात कर रहे हैं ना C&AG के राइट्स क्या क्या हैं। तो पहला राइट तो है, वो क्या करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट। फिर वो बेटा क्या कर सकता है, वो ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट पे अपना कमेंट दे सकता है, या वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट को ही बदल सकता है, सप्लीमेंट द ऑडिट रिपोर्ट। मेरे को एक बार बताओ, बात समझो ना, सुनो। अगर तो मुझे बताओ, और अगर तो C&AG गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है, बस हाँ कुछ कुछ जगह पे उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, सुनो, तो वो क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट ना करवाए, मतलब दोबारा से ऑडिट ना करवाए, बस उसी की ऑडिट रिपोर्ट पे अपने कुछ कमेंट्स लिख दे। ठीक है, या वो बिल्कुल ही उसकी रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। और जो पर्सन सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा वो भी तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा C&AG को। तो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट को बदल दिया जाएगा नई ऑडिट रिपोर्ट से। पुरानी पुराने ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट को नए ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट से बदल दिया जाएगा। या बेटा एक और राइट है उसके पास, वो करवा सकता है टेस्ट ऑडिट। बेटा टेस्ट ऑडिट पता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट तो हो गया पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दोबारा ऑडिट। टेस्ट ऑडिट क्या होता है, जैसे एग्जांपल लो, ये जो C&AG है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी का जो ओरिजिनल ऑडिटर था ना, उसके पूरे काम से सेटिस्फाइड है, एक्सेप्ट इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग से वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, वो इन्वेंट्री का एक क्या करवा सकता है, टेस्ट ऑडिट। या हो सकता है C&AG गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के फिक्स्ड असेट्स के वैल्यूएशन से सेटिस्फाइड ना हो, तो वो फिक्स्ड असेट्स का
क्या करवा सकता है बेटा? टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। तो सप्लीमेंट्री ऑडिट तो होता है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, जबकि टेस्ट ऑडिट होता है स्पेसिफिक आइटम्स का। अब वो स्टॉक भी हो सकता है, वो फिक्स्ड असेट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो लो बेटा, ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का केस हमारा खत्म हो गया। कॉपी कर लो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।